सो हेलो एवरीवन। आज मैं सेक्शन ए को वापस अगेन मतलब ना वीडियो मतलब रिकॉर्ड करो बिकॉज क्या है हमारे पास जो सेक्शन ए बनाया हुआ था वो गलती से डिलीट हो गया, तो इसी वजह से मैंने तीनों सेक्शन अपलोड कर दिए हैं बी सी डी। अब मैं ए को फिर से अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले समझना है यहाँ पे वन बाय वन मैं एक बार अगेन फिर से समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये सॉल्यूशन करना है। देखो, तो हमारे पास ऑप्शन ए मतलब सेक्शन ए से स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। चलिए मैं आपको वन बाय वन प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार से ट्रू है, फॉल्स है, वो सारी चीजें। चलिए तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन है, सेक्शन वो ए है, ठीक है। सो ध्यान देना, फर्स्ट में क्या बोला हमारे पास, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 12। देखो अगर हम इसके रूट 12 को फैक्टर निकालेंगे ना, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास कि रैशनलाइज करेंगे ना, तो वहां पे उसको कुछ उस तरीके से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो 12 है, 12 के पहले फैक्टर निकालेंगे, 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3। अब हमारे पास हमने क्या किया, उस रूट 12 को चेंज किया रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3, बिकॉज हमारे पास क्या है ये 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। अब देखो ये 2 का पेयर बन जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 2। ये जो पेयर बनेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा सिर्फ रूट में 3, तो इंटू में रूट में 3 अंदर बचेगा, जिसे हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 2 रूट 3, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है ना उसमें दिया है रूट 2, तो वो तो रॉन्ग है। तो इसी वजह से हमारे पास जो पहला ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रॉन्ग, रॉन्ग, ओके। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमें रैशनलाइज करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में लिखा है हमारे पास कि डिवाइडिंग्स एक्स क्यूब माइनस 27 बाय एक्स प्लस 3 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक्स क्यूब माइनस 27 को इस कीमत से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। चलो चेक कर लेते हैं कि डिवाइड जाता भी है कि नहीं जाता है और रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। तो सेकंड वाले में हमारे पास वैल्यू दी है एक्स क्यूब माइनस 27 एंड एक्स की वैल्यू क्या दी है एक्स प्लस 3। तो रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा कर लेते हैं हम, तो इक्वल टू हम 0 मानेंगे, ये प्लस 3 इक्वल के उधर लेके जाता है, तो x बराबर आएगा माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, जहां पे x रखा है वहां पे माइनस 3 मेंशन करना है, तो लिखेंगे माइनस 3 का क्यूब माइनस 27। अब देखो ये जो माइनस 3 का क्यूब है ना, ये माइनस का 27 होगा, माइनस का 27, और आपको पता है कि ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों माइनस में मतलब वो ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का 54 होगा, ठीक है, माइनस का 54 होगा। अब ये तो पता होगा माइनस 3 का क्यूब 27 कैसे है, क्यूब अगर आपको याद है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से हमने सॉल्यूशन किया। बाकी माइनस 3 का क्यूब अगर मैं निकालूं ना तो आप दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। माइनस 3 का क्यूब का मतलब होता है, देखो ये जो पावर होती है ना वो ये बताती है कि जो बेस है वो 3 टाइम है, तो हम क्या करेंगे उसे 3 टाइम रखेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस रहने की वजह से आंसर माइनस बचा, माइनस में लगेगा मतलब, ठीक है। तो ये 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से 9 और 9 3 होता है 27। तो एग्जैक्ट इसी वजह से ये माइनस 3 का क्यूब 27 आया, दोनों माइनस में थे तो वो ऐड हो गए। अब आप देखोगे हमारा जो रिमाइंडर है वो माइनस 54 आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया कि 0 निकल रहा है, तो वो तो रॉन्ग बता रहे हैं, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा रॉन्ग, रॉन्ग, ओके। चलिए सो आई होप कि फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों प्रॉपर तरीके से आ गया हो। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ और कंटिन्यू करते हैं इसे सेक्शन को, ओके। चलिए तो ये परफेक्ट चल रहा है, फटाफट हम क्या करते हैं इसे रफ करते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब 3 में क्या दिया है पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 में लिखा है कि सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब हमें क्या दिया है, जो क्वेश्चन दिए हैं उनके जो ऑप्शन है वो परफेक्ट फाइंड करने हैं, ठीक है, ट्रू ऑप्शंस फाइंड करने के तरीके से। यहाँ पे बोला है अंडरलाइन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। टॉपिक क्या है हमारे पास, टॉपिक है इरेशनल, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ। टॉपिक है हमारा इरेशनल। अब इरेशनल कैसे होते हैं, जो संख्या या तो ऐसी संख्या होती है जिनका रूट नहीं निकलता या फिर वो पॉइंट के फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी रूट में है, तो हमें दिखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका रूट नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए को हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में दिया हमारे पास रूट में 16 अपॉन में 9। तो याद रखना कि रूट 16, ये जो 16 है 16 का रूट होता है 4 और 9 का होता है 3, तो ये एक
रैशनल नंबर बन गया, ये एक रैशनल नंबर बन गया, ठीक है, रैशनल। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बी की बात करते हैं। बी क्या दिया हमारे पास, √12 अपन में √3 है, इक्वल टू √12 अपन में √3। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह रूट दिया है तो हम उसे एक ही सिंगल रूट में रख सकते हैं, मतलब 12/3 लिख सकते हैं। तो 3 से ये जो √12 है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, बरोबर, और बचा रूट में 4, तो √4 क्या होता है हमारे पास, √4 होता है हमारा 2, जो कि ये भी एक रैशनल नंबर है, हमें तो इरेशनल चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, ठीक है, देखना है। मैं आपको 1 बाय 1 ऑप्शन भी सॉल्व करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें आंसर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, और अगर आपको डायरेक्ट ही आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे तो मुझे पता है कि √7 है, क्योंकि √7 का ही रूट नहीं निकल रहा है, बाकी सबका निकल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन भी सॉल्व करके बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया रहेगा। अब √7 है, आपको पता है कि इसका रूट नहीं निकलेगा, तो यही हमारे पास हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अब डी की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि रूट में 81 दिया है हमारे पास, और 81 का रूट क्या होता है 9, ये भी क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, सॉरी सी है, वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए, तो फटाक से हम साफ करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। जस्ट वेट, ओके, देखिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 4 की। अब 4 में देखो, ये हमारे पास क्या थियरिकल बेस्ड आंसर मतलब क्वेश्चन है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। लिखा है द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस अंडरलाइन इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। देखो, आपको समझना है कि जब कभी दो लाइन, मतलब एक तो एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस, ये दो लाइन जब कहीं इंटरसेक्ट करती है ना, तो जहां पे इंटरसेक्ट क्या होता है उसी को हम ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये ग्राफ के अंदर है, क्वाड्रेंट के अंदर बोल सकते हो उसे। तो एग्जैक्ट यहाँ पे क्या है, अगर ऑरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है ना, तो वहां पे क्या है, उन दोनों की कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो 0 0 है, ठीक है, मतलब जो ऑरिजिन से निकल रही है मैं उसकी बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट हमारे कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑरिजिन से निकल रहा है वहां पे 0 0 होंगे। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा 0 होनी चाहिए, 0। अगर 0 होगी तो ही वो हमारा आंसर 0 होगा, ठीक है, मतलब ऑरिजिन पे जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 6 है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ये हमारे पास 6 है, ये भी रॉन्ग आंसर है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 0, तो एक्चुअल हमारा जो आंसर यही वाला है, ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, याद रखना। चलिए, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं थोड़ा सा पेज के ऊपर कर लेता हूँ, ओके, 2 मिनट में इससे भी रफ कर लेता हूँ। अब 5 वाले में क्या बोला है, लिखा है अंडरलाइन इज क्रेडिटेड विथ गिविंग द फर्स्ट नो प्रूफ, ठीक है। तो मतलब हम जो थियरिकल यूज करते हैं ना कि LHS बराबर RHS बताओ, वो प्रूव करना पड़ता है हमें। तो एग्जैक्ट यहाँ पे फर्स्ट कौन से मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्रूव करना बताया था, ठीक है, तो वो थैल्स थे, याद रखना, ठीक है, थैल्स, थैल्स। यहाँ तक जो पाइथागोरस थे ना, पाइथागोरस मतलब है ना जो मैथमेटिशियन थे, वो भी इन्हीं के चेले थे, ठीक है। मतलब सबसे बड़े, मतलब सबसे पहले और सबसे बड़े जो प्रूव करने वाले मैथमेटिशियन थे वो थैल्स ही थे, ठीक है। चलिए, सो बढ़ते हैं 6 वाले की तरफ। 6 में बोला है द लाइनिंग, सॉरी द लाइन ज्वाइनिंग पी, पी के कोऑर्डिनेट दिए एंड क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट दिए, इंटरसेक्ट एंड द अंडरलाइन एक्सिस। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट की हेल्प से एक लाइन तैयार होगी, और वो लाइन कौन से वर्टिसेस को, या फिर बोल सकता हूँ हमारे पास कौन से एक्सिस को कैंसिल मतलब इंटरसेक्ट करेगी। चलिए, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको दिखे प्रॉपर तरीके से। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइन शो हो रही होंगी, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इन लाइन पे पहले एक ग्राफ बना लेता हूँ टेम्परेरी, जिससे आपको आइडिया होगा। ओके, यहाँ बीच में हमारा ऑरिजिन हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये प्लस का एक्स प्लस का वाई होता है,
ये प्लस का x होता है, ये माइनस का x होता है और ये माइनस का y होता है, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, हमारे पास p, हमारे पास p के कोऑर्डिनेट दिए 2 3 है और दोनों प्लस के हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, प्लस की 2 होगी, तो प्लस 2 हमारे पास आएगा लगभग यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 2 2 के गैप ले लेता हूँ, ये 2 4 6, यहाँ पे भी 2 4 6, यहाँ -2 -4 और -6, यहाँ पे -2 -4, इस तरीके से। देखो ये सेक्शन ए है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद रहता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो आप पीछे सप्लीमेंट्री के पीछे जाके सॉल्यूशन करके चेक करके बता सकते हो कि वो कौन सी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस का 2 है और प्लस का 2 मतलब एक्स की कीमत है, तो एक्स की कीमत इस तरफ है, तो हमारे पास +2 इधर आएगा, ठीक है। अब वाई की वैल्यू 3 बोली है, तो 3 का आएगा हमारे पास लगभग यहाँ पे आएगा, यहाँ बीचों बीच 2 और 4 के बीच में आएगा। तो आपको क्या करना है, ये पहला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये मिल गया, कैसे, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा और 3 के सामने और 1 के ऊपर, मतलब बोल सकते हो हमारे पास के x के लिए 1 और 2 और y के लिए 3, ये हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों तरफ से। मैं यहाँ पे डैश डैश करके दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। देखो x के लिए ये पॉइंट हो गया और y के लिए यहाँ से पॉइंट हो गया, इस तरीके से देख पा रहे हो आप, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये p कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ये हमारे पास p पॉइंट निकल गया। अब q निकालेंगे, तो q में क्या बोला है, q की वैल्यू -5 है और पहली कीमत x की होती है, आपको पता है, तो -5 हमारे पास राइट साइड होगा, सॉरी लेफ्ट साइड होगा, तो -4 -5 मतलब यहाँ पे आएगा, लगभग इस जगह पे आएगा, इस जगह पे। मैं ब्लू से डैश कर रहा हूँ, ब्लू से, ठीक है। अब q की वैल्यू क्या है, q की तो हमारे पास 3 ही है, तो 3 हमारे पास यहाँ पे आएगा। चलो तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन पढ़ लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहेगा, इस तरीके से। देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे -4 और -6 के बीच में -5 मिल गया और 2 और 4 के बीच में 3 मिल गया, तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट तैयार हो रहा है। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास Q, ठीक है। तो PQ, अब देख रहे हो कि यहाँ पे एक लाइन तैयार हुई है ये वाली, और वो लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई एक्सिस, हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो वाई एक्सिस होगा, ओके। इस प्रकार से हमें आंसर फाइंड करना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये हमने 6 फाइंड कर दिया, 7 की बात करते हैं। तो 7 में क्या बोला है, यूक्लिड यूज द वर्ड अंडरलाइन फॉर लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, इसमें टर्मिनेट लाइन यूज किया था, टर्मिनेटेड लाइन। अब टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है पहले उसे समझा देता हूं मैं। देखो ये जो लाइन सेगमेंट होता है, सेगमेंट, ये जो सेगमेंट होता है ना, वो एक ऐसी लाइन होती है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जस्ट लाइक ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब बढ़ा नहीं सकते, तो ऐसी लाइन को हम टर्मिनेट लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी भी एक फिक्स ही वैल्यू होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो यूक्लिड थे उन्होंने लाइन सेगमेंट को कौन सा नाम दिया था, टर्मिनेट भी नाम दिया था, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में बोला है थैल्स वाज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये थे ग्रीस कंट्री से थे, ग्रीस याद रखना है, ठीक है। चलिए 9 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टेट द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट रखता हूँ जस्ट लाइक दिस, अब देखो यहाँ ना तो इसकी लेंथ है, ना ही ब्रीथ है और ना ही हाइट है, तो यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं मालूम पड़ रहा है हमें, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 0, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, ये लाइन है, देखो आपको लाइन दिख रहा है, यहाँ पर ब्रीथ, यहाँ पर ब्रीथ तो नहीं दिख रही है, ना हाइट दिख रही है, ठीक है, लेकिन हमें क्या दिख रही है, एक लाइन दिख रही है। जैसे मैंने एक लाइन पढ़ा, ना तो इसकी ब्रीथ है और ना ही इसकी हाइट है, लेकिन लेंथ जरूर है, तो इसीलिए ये 1 डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि उन तीनों में से एक डायमेंशन तो आ रहा है हमारा, ठीक है। चलिए लेकिन पॉइंट का ना तो कोई भी लेंथ होता है, ना ब्रीथ होता है और ना ही हाइट होता है, इसी वजह से 0 डायमेंशन हो जाएगा। बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, 10 की। 10 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 162 डिवाइड बाय 18। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, तब तक मैं इसे रफ कर लेता हूं। देखिए तुम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले थे, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू, लिख देता हूँ मैं, फाइंड द वैल्यू। अब क्या निकालना है हमारे पास, रूट में 162, मैं इसे अपॉन में ले लेता हूँ क्योंकि डिवाइड का मतलब वही होता है अपॉन, रूट में 18। मैंने जस्ट एक क्वेश्चन को अभी समझाया था कि अगर
अपॉन में, मतलब बोल सकते हो कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हमारे पास रूट हो तो हम उसे सिंगल रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से 162/18। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 18 है, 18 से 162 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 9। और आपको पता होना चाहिए कि 9 का रूट क्या होता है, 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 ही होगा, ये आंसर। सो आई होप सेक्शन ए के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर सब्जेक्ट में जिसमें आपकी डिमांड थी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए राधे राधे।